दोस्तों, जिंदगी में कभी किसी के साथ किया हुआ मजाक भी भारी पड़ जाता है और वो भारीपन हमेशा कहीं ना कहीं बरकरार रहता है। तो ऐसा ही कुछ विनोद के साथ भी हुआ। विनोद के कई दोस्त थे। उसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो नौकरी की तलाश में था। वो चाहता था कि उसे कहीं एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए जिससे उसकी लाइफ सेटल हो जाए और ये उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई में तो वो वैसे भी होशियार था और कई एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में जुटा हुआ था। विनोद की एक आदत थी कि वो अक्सर लोगों से मजाक करता था और उसके ज़्यादातर दोस्त उसके मजाक के शिकार हो चुके थे। विनोद का मकसद केवल दोस्तों को डराना होता था और जब लोग डरते थे तो उसे बहुत मज़ा आता था। हालांकि अब ज़्यादातर दोस्त उसकी इस आदत को पहचान चुके थे और वो जानते थे कि ये झूठ बोलता है। एक दिन विनोद और उसके एक दोस्त साहिल के पास किसी गवर्नमेंट जॉब के एंट्रेंस एग्ज़ाम का लेटर आता है। एग्ज़ाम किसी दूसरे शहर में था जो उनके शहर से काफ़ी दूर था। ट्रेन से 6-7 घंटे लगते थे। दोनों कुछ दिन बाद ट्रेन के टिकट बुक करवा लेते हैं और ज़ोर शोर से एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाते हैं। इसके बाद उन्होंने इंटरनेट पर सर्च किया कि कोई रहने का ठिकाना मिल जाए, पर बहुत छोटी जगह होने की वजह से उन्हें वहाँ पर कोई ठिकाना नहीं मिलता, क्योंकि नेट पर कहीं भी कोई होटल, लॉज या ऐसी कुछ चीज़ दिखाई नहीं दी। अब दोनों को थोड़ी थोड़ी टेंशन होने लगी कि नए शहर में, अनजान शहर में वो लोग कहाँ ठहरेंगे, क्या उन्हें स्टेशन पर ही रात बितानी पड़ेगी। ये सब बातें उनकी चिंता का कारण बन गए। अब विनोद कुछ सोचता है और अपने पिता से मिलता है और उनको बताता है कि उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम 15 दिन के बाद एक छोटे से शहर में है, लेकिन वहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं है और अब वो कहाँ रहेंगे। अगर आप इंतज़ाम करवा सकते हैं तो हम लोगों का इंतज़ाम करवा दीजिए, मैं और साहिल जा रहे हैं। साहिल को उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे और वैसे भी विनोद के पिता एक सरकारी ऑफिस में काफ़ी अच्छी पोस्ट पर थे। तो वो कहते हैं कि 2-4 दिन रुको, मैं तुमको बताता हूँ, इंतज़ाम होते ही मैं बता दूँगा और तुम टेंशन मत लो, क्योंकि मुझे लगता है शायद तुम्हारा इंतज़ाम हो जाएगा। और 2-3 दिन बाद ही विनोद के पापा ने एक सरकारी गेस्ट हाउस बुक करवा दिया और बताया कि हालांकि ये गेस्ट हाउस बुक तो हो गया है, लेकिन ये काफ़ी पुराना है और अब कम लोग ही जाते हैं, तो तुम्हारा काम चल जाएगा। तुम्हें तो सिर्फ एक रात ही बितानी है और वैसे भी तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ साहिल जा रहा है। अब विनोद साहिल से कहता है कि हमारा रहने का इंतज़ाम हो गया है और यार टेंशन मत ले। इस तरह से कुछ दिन बीतने के बाद उनके जाने का समय आ गया और दोनों रेलवे स्टेशन पहुंच गए। कई घंटों के सफ़र के बाद दोनों शाम 5 बजे उस छोटे से रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन बिल्कुल खाली था। छोटा सा स्टेशन होने की वजह से वहाँ कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा था। अब दोनों बाहर आकर कोई सवारी देखने लगे, पर वहाँ कोई टैक्सी, रिक्शा वगैरह कुछ भी नहीं था। करीब आधा पौन घंटा इंतज़ार करने के बाद उन्हें दूर से एक खाली रिक्शा आता हुआ दिखाई दिया। पास आने पर विनोद ने रिक्शे वाले से कहा, हमें एक गेस्ट हाउस में जाना है, और उसे एड्रेस भी दिखाया। जगह के बारे में सुनकर रिक्शे वाला अनमने मन से कहता है कि इतनी दूर वो नहीं जा पाएगा। तब विनोद ने उससे कहा कि तुम जितने भी पैसे लेना चाहते हो मैं दूंगा, पर हमें वहाँ पहुँचा दो। पैसे के लालच में रिक्शे वाला हामी भरते हुए बोला, साहब आप लोग बैठ जाइए। तकरीबन 1 घंटे के बाद ही विनोद और साहिल गेस्ट हाउस पहुंच गए थे। उनके सामने ही एक बहुत ही पुरानी 2 मंजिला इमारत खड़ी हुई थी।
चारों तरफ से बड़े बड़े पेड़ों से घिरी हुई इमारत से कुछ ही मीटर की दूरी पर एक कमरा भी था और उसके अंदर एक आदमी बैठा था जो खिड़की से दिखाई दे रहा था। विनोद और साहिल उसके पास गए और उन्होंने कहा कि उन्होंने गेस्ट हाउस में बुकिंग करवाई है। उस आदमी ने उन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि मैं यहाँ का केयर टेकर हूँ। आपकी बुकिंग है, मुझे पता है। अब आप आराम से जाइए और किसी तरह की कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा, ख़ास तौर पर रात में। मैं यहीं रहता हूँ, आपकी मदद करूँगा। उसने चाबी दे दी। अब दोनों दोस्त चलते हुए गेस्ट हाउस के कमरे के पास आते हैं और कमरे का ताला खोलते हैं। अंदर से सीलन की तेज़ स्मेल आ रही थी और ऐसे लग रहा था कि शायद वहाँ बरसों से कोई आया ही ना हो। कमरे में एक सिंगल बेड, एक मेज़ और एक कुर्सी थी और एक खिड़की भी थी जो बंद थी। साहिल ने खिड़की खोल दी। खिड़की खोलते ही ताज़ी हवा का एक झोंका आया और अब थोड़ा ठीक लगने लगा। लेकिन अब एक प्रॉब्लम थी कि दोनों सिंगल बेड पर सो नहीं पाते। तभी विनोद के दिमाग में कुछ घूमता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, साहिल यार, तू ऊपर वाली मंजिल के कमरे में ठहर जा, क्योंकि हम दोनों तो इस कमरे में नहीं रह पाएंगे, ये तो तू देख ही रहा है। तब साहिल भी देखता है और महसूस करता है कि वाकई ये मुमकिन नहीं है। इतने छोटे और इतने कम जगह में वो नहीं रह सकते। वो सोचता है कि मैं अब ऊपर ही चला जाऊंगा, कम से कम ऊपर ताज़ी हवा तो मिलेगी, और वो अपना सामान ऊपर रखने चला जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों मिलते हैं और खाना खाते हैं और थोड़ी बातचीत करने के बाद साहिल अपने कमरे में ऊपर चला जाता है और अपने अपने कमरे में आकर दोनों पढ़ने लगते हैं। इधर विनोद सोचता है कि अब कल मज़ा आएगा जब साहिल अपनी रात की कहानी डरते हुए बताएगा। उसने अभी तक साहिल से कभी कोई मजाक नहीं किया था और ये साहिल के साथ पहला चांस था। सफ़ेद बदरंग सी दीवारों की पपड़ियाँ जगह जगह से उखड़ी हुई थी और विनोद का कमरा काफ़ी जर्जर हालत में था। अब उसे हल्की सी नींद भी आ रही थी और वो चादर ओढ़कर सोने लगा। इधर साहिल भी अपनी किताबों में खोया हुआ था। उसके कमरे के हालात कुछ हद तक ठीक थे और खिड़की से ताज़ी हवा और पेड़ों की सरसराहट अंदर तक आ रही थी। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते रात का 1 बज चुका था। विनोद तो गहरी नींद में था। उसी नींद में अचानक उसे काफ़ी ठंड लगने लगी और उसकी नींद खुल गई। कमरा बहुत ठंडा हो चुका था। मई के महीने में ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी बर्फीली पहाड़ी पर हो, और वो सिकुड़ कर लेटा ही रहा और उसने आंखें बंद कर लीं। ठंड से वो बहुत बेचैन हो रहा था। कुछ देर ऐसे ही लेटे लेटे वो कपकपाता रहा। तभी उसे लगा कोई बहुत भारी चीज़ उसके पैरों पर बैठ गई हो और उसके पैर भी नहीं हिल पाए। उसे लगा जैसे उसके पैर सुन्न हो चुके थे। उसने बहुत ध्यान से देखा, लेकिन उसे अपने पैरों के आसपास या कहीं कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। सिर्फ उसे एक भारी बोझ महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद उसे अपने पैरों में हल्की सी हरकत महसूस हुई। अब सुन्नपन थोड़ा कम हो चुका था। ऐसे ही लेटे हुए वो सोच रहा था कि इतनी ठंड कैसे है। तभी उसे दरवाज़ा खटखटाने की तेज़ आवाज़ आई और उस आवाज़ से विनोद चौंक सा गया। उसे लगा कि शायद साहिल डर कर नीचे आ गया और दरवाज़ा पीट रहा है। अब विनोद तेज़ी से मुड़ा और दरवाजे के पास पहुंचा और कुंडी खोल दी।
तभी हवा का एक बहुत तेज झोंका आया और विनोद लड़खड़ा गया। उसने देखा दरवाजे पर कोई नहीं था। तो दरवाजा कौन खटखटा रहा था? डर के मारे विनोद की हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसने दोबारा कुंडी लगाई और वो वापस पलंग पर आकर बैठ गया और सामने खिड़की की तरफ देखने लगा। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई खिड़की के बाहर भी है और शायद उसे झांक कर देख रहा है, पर वो कौन है इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। पूरी रात ऐसे ही खौफनाक माहौल में बीत गई। कभी ऐसे लगता कि कोई कमरे में चल रहा है, कभी कभी किसी के ताली बजाने की आवाज भी आती और कभी कभी लगता कि बाहर कोई हंस रहा है और हंसते हंसते ही कुछ देर बाद वो खौफनाक हंसी रोने में बदल जाती। ऐसे ही डर के और खौफ के साए में विनोद साहिल के पास भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। किसी तरह से ऐसी भयानक रात बीत गई और विनोद की हालत बहुत खराब हो गई। अब सुबह हो गई। सुबह सुबह ही साहिल दरवाज़ा खटखटाता है और आवाज़ लगाता है, विनोद दरवाज़ा खोलो। विनोद थके कदमों से दरवाज़ा खोलता है। उसकी बदहवास हालत देखकर साहिल कहता है, यार क्या बात हो गई, तूने ये क्या हालत बना ली? अब जल्दी से तैयार हो जा, एग्ज़ाम के लिए निकलते हैं, देर हो रही है। अब दोनों अपना सामान लेकर चल पड़ते हैं। एग्ज़ाम सेंटर से सीधे ही उन्हें स्टेशन पहुंचना था। केयर टेकर ने गाड़ी का इंतज़ाम कर दिया था और बाहर वो उनका इंतज़ार कर रहा था। साथ ही गाड़ी भी खड़ी थी। उसने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, आप लोग ठीक ठाक हैं? तभी साहिल बोल पड़ा, हाँ हम लोग ठीक हैं। और विनोद ने भी धीरे से सिर हिला दिया। तब केयर टेकर बोला, चलिए ये बहुत अच्छा हुआ, आप लोगों को कुछ महसूस नहीं हुआ, वरना यहाँ रुकने में तो अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते हैं। और लोग कहते हैं ये गेस्ट हाउस भुताहा है और यहाँ एक साया भटकता रहता है। कई लोगों ने उसे देखा है और डर के मारे यहाँ कोई नहीं टिकता। हालांकि मुझे तो बहुत साल हो गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। कुछ लोगों के कहने के अनुसार तो मान लें, लेकिन मुझे तो लगता है शायद ये अफवाह ही हो और आप लोगों के संग भी कुछ नहीं हुआ। इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। साहिल कहता है, हाँ हम लोग बहुत आराम से हमारी रात बीती है। लेकिन विनोद कुछ चुप सा था। अब दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और विनोद सोचता ही रह जाता है। गाड़ी की खिड़की से विनोद की निगाह एक बार गेस्ट हाउस की तरफ पड़ती है और वो सोचता है कि उसके इस डरावने मजाक ने उसे ही लपेट लिया और उसे ही इतना डरा दिया। और वो उस भूतहे गेस्ट हाउस को देखता रह गया और गाड़ी चल दी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? कहानी को अब ख़त्म करती हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में भी अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अब नई और कुछ और खौफनाक कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगी, एक नई कहानी के साथ। अब चलती हूँ।